जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आयुष आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम विद्यालय पर। देखिए साथियों, जैसा कि हम लोगों ने अपनी एक जीएस की एक सीरीज स्टार्ट की है एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम को टारगेट करते हुए, ठीक है, जिसमें हमारी पॉलिटी की 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं और उसमें आगे की क्लासेस भी आपकी आ जाएंगी बहुत जल्द। और हमने आज अपनी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास स्टार्ट की है और आने वाले कल यानी कि कल से हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने 3 सब्जेक्ट्स को लगातार चलाएंगे साथ में, ताकि आपका एसएससी जीडी 2022 का एग्जाम आने से पहले काफी हद तक आपका सिलेबस कवर कराया जा सके। ठीक है, देखिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैंने आपका इसलिए सबसे पहले लिया है क्योंकि मैंने एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम्स को देखा तो उसके हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए हैं। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चंस आपको करने हैं तो जाहिर सी होता है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये 2-3 नंबर बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होंगे आपके सिलेक्शन में। तो हम अपना एक एक नंबर को भी क्या करेंगे, बहुत ही केयरफुल तरीके से गेन करेंगे। तो मैं इसमें डिले नहीं करूंगा, कोई फालतू की बात नहीं करूंगा और सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास को। ठीक है, देखिए हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो रहेगी बेसिक इकोनॉमिक्स, यानी कि जो हमारी क्लास है ये इकोनॉमिक्स की बेसिक डिटेल बताएगी। इसमें कोई सब्जेक्ट कोई सिलेबस से रिलेटेड चैप्टर नहीं कराया जाएगा, बल्कि एक बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सारे के सारे चैप्टर इसी प्रकार से स्लाइड बना बना के कवर कराऊंगा। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इसकी एक पीडीएफ भी बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके सारे सीक्वेंस वाइज रहेंगे। इसमें आपको कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि हमारा कोई सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। सारे चैप्टर सीक्वेंस रहेंगे, तो आप इसका एक पीडीएफ भी बना सकते हैं इसके स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र क्या होता है हमको ये जानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक लाइन लिखी है कि यह एक स्टडी है जो आर्थिक समस्याओं का ज्ञान देती है। आर्थिक समस्याओं का मतलब होता है जो धन से संबंधित समस्याएं होती हैं। देखिए अर्थशास्त्र में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। अर्थ मतलब होता है धन, शास्त्र मतलब होता है ज्ञान, यानी कि धन से संबंधित ज्ञान हमको अर्थशास्त्र देता है। तो यहाँ आपका यह एक स्टडी है जो आर्थिक समस्याओं का ज्ञान देती है। अब भैया धन से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं? आप सोचिए कि पैसे से रिलेटेड समस्याएं क्या होंगी हमारे लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयन की समस्या। चयन की समस्या का मतलब होता है कि आपकी जेब में पैसा लिमिटेड मात्रा में, लेकिन आपकी जो नीड है ना वो अनलिमिटेड है। तो आप लिमिटेड पैसे में अपने अनलिमिटेड डिजायर को कैसे पूरा करते हैं, इस बात की जानकारी हमको क्या देती है? इकोनॉमिक्स। ओके, इस बात की जानकारी हमको देती है इकोनॉमिक्स। तो देखिए चयन की समस्या का मतलब होता है कि सीमित संसाधन है और असीमित इच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बट हमारे डिजायर्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हम कैसे अपने उस लिमिटेड सोर्स में अनलिमिटेड डिजायर को पूरा करें। तो इस बात की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था। अगले पॉइंट में लिखा है कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति, यानी कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या रीजन थे कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो मैंने पहले लिखा हुआ है पहला पॉइंट दुर्लभता, दूसरा पॉइंट है संसाधनों की कमी, तीसरा पॉइंट है सीमित संसाधन और असीमित मांग। देखिए दुर्लभता का मतलब होता है कि किसी चीज का काफी कम होना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? संसाधनों की कमी, क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में है, तो संसाधनों की कमी दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है सीमित संसाधन और असीमित मांग, यानी कि जो लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें अनलिमिटेड डिजायर को पूरा कैसे किया जाए। इन तीनों रीजन्स का आंसर फाइंड आउट करने के लिए अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के 3 रीजन थे, मैंने आपको बता दिया है।
अब हम बात करते हैं इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों लगभग सेम वर्ड आपको लगते हैं, बट दोनों का डिफरेंस बहुत अलग है। इकोनॉमिक्स हमको क्या देता है, यह एक स्टडी है जो कि हमको नॉलेज देता है कि आप लिमिटेड पैसे में अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करेंगे। और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो देखिए अगर इसकी बात करें तो यह एक कोई ऐसा स्थान होता है जहां पैसे का लेन देन होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी जगह, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह जहां पर पैसों का लेन देन हो रहा है, यानी कि किसी चीज के बदले पैसे का लेन देन हो रहा है, तो वो अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है, यानी कि वो अपने आप में एक इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी विश्व लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल और कंट्री लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है और स्टेट लेवल पे भी होती है। ये देखिए यहां तक कि एक घर भी अपने आप में एक इकोनॉमी है। समझिए मेरी बात को, क्योंकि ऐसी कोई जगह जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, वो अपने आप में एक इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, ऐसी जगह जहां पैसे का लेन देन हो रहा है वो अपने आप में इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी हमारा एक गांव भी हो सकता है, कस्बा, जिला, राज्य, शहर और देश, मतलब हर लेवल पर क्या होता है, अपना एक इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए अगर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पैसों का लेन देन करना है तो इसके लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, यानी कि सामान को बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद सामान को बेचना पड़ेगा, उसके बाद सामान को लेने वाला भी होना चाहिए, तभी तो एक पैसे का लेन देन होगा, पैसे का एक सर्किल बनेगा ना। जब पैसा कहीं से आएगा कहीं जाएगा तभी तो पैसे का लेन देन होगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो अगर अर्थव्यवस्था को चलाना है तो इसमें कुछ हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो उन एक्टिविटी को कौन कौन करता है, मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका आता है उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर, जो किसी चीज को बनाता है। इसका सबसे पहले काम क्या होता है, सप्लाई। वो सप्लाई करेगा, तो सप्लाई करने के लिए उसको क्या काम करना पड़ेगा, किसी चीज का उत्पादन करना पड़ेगा। तो सप्लाई के लिए उसने क्या किया, किसी चीज का उत्पादन किया। अब उत्पादन का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। अगर मैं किसी चीज को बना रहा हूं तो मेरा सबसे बड़ा, मेरी जो डिजायर होगी, मेरी जो नीड होगी वो क्या होगी कि मैं अधिक से अधिक लाभ कमाऊं। तो उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो सप्लाई करता है चीजों की। सप्लाई करने के लिए वो वस्तु का उत्पादन करेगा, उत्पादन करने का उसका सबसे बड़ा मोटिव होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है, अब आता है हमारा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर या कस्टमर। कस्टमर क्या करता है भैया, डिमांड करता है किसी भी चीज की। डिमांड वो क्यों करता है, ताकि वो उस चीज का यूटिलाइज कर सके। भाई डिमांड करेगा, क्यों डिमांड करेगा, वो उस चीज को यूटिलाइज करना चाहता है, यूज करना चाहता है, तभी तो वो किसी चीज की मांग करेगा। तो अगर उपभोक्ता है, कस्टमर है या कंज्यूमर है, तो वो मांग कर रहा है उसको उपभोग करने के लिए। और उपभोग करने का सबसे मेन मोटिव क्या होता है, अधिक संतुष्टि प्राप्त करना। यानी कि अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो आपका सबसे मेन मोटिव ये रहेगा कि मैं कैसे अधिक से अधिक संतुष्ट हो सकूं। समझ में आया मेरी बात को। तो उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है उत्पादन। देखिए अगर हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के पीछे हम लोग क्या सोच रखते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई चीज बनाई तो वो चीज किसी एक वर्ग के लिए होती है, तो हम उसके पीछे ये सोच रखते हैं कि जिस वर्ग के लिए हम वो चीज बना रहे हैं उस वर्ग को हम अधिक से अधिक संतुष्ट कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पीछे हम संतुष्टि चाहते हैं, यानी कि जिसके लिए वो चीज बनाई जा रही है वो संतुष्ट हो सके, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया उपयोगिता का सृजन, यानी कि संतुष्टि का होना। अगला पॉइंट है हमारा वितरण। वितरण का मतलब हो गया कि किसी चीज को मतलब फैलाना, वितरण मतलब बांटना। तो अगर कोई चीज जब बन के तैयार हो जाएगी तो उसको क्या किया जाएगा, फैलाया भी जाएगा, वितरण किया जाएगा, जिसके लिए हम डिलीवरी के माध्यम का उपयोग करते हैं। जैसे कोई एजेंट हो गया, थोक विक्रेता हो गए, खुदरा विक्रेता हो गए, ये क्या होते हैं, ये वितरण करते हैं किसी भी चीज का, बनी हुई चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा उपभोग। देखिए पैसे का खर्च करना दो प्रकार से होता है, अब आप समझिए कैसे।
अगर आप किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं, उपभोग का मतलब होता है किसी चीज को यूज करना, तो भी आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। देखिए खर्च दोनों में समान है, लेकिन एक जगह हम एक चीज को यूज कर रहे हैं और एक जगह हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी चीज को खर्च करते हैं, उपभोग करते हैं, तो हम खर्च करेंगे, और उस खर्च करने का सबसे मेन मोटिव क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं के लिए, यानी कि अपनी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हम खर्च करते हैं, उसे कहते हैं उपभोग। और अगर हम लाभ कमाने के लिए किसी चीज पैसा खर्च करते हैं, तो उसको बोलते हैं निवेश। अगर हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि हम उससे अधिक से अधिक लाभ कमा सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी एक्टिविटीज को समझ पाए होंगे। अब आगे है हमारा आय बराबर उपभोग प्लस बचत, यानी कि जो आपकी इनकम होती है उसमें शामिल क्या क्या होता है, उपभोग, आपका खर्च, बचत यानी आपकी सेविंग्स, यानी कि खर्च और सेविंग को मिलाने के बाद आपकी बनती है एक इनकम। तो इसमें क्या नीचे दिया हुआ है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका खर्च भी बढ़ेगा, अगर आपकी इनकम घटेगी तो आपका खर्च भी घटेगा। ये बात आप अपने ऊपर लागू करके देखिए कि अगर आप किसी चीज का यूज करते हैं और अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो क्या आप अपने खर्चों को नहीं बढ़ाएंगे, जाहिर से तो आपने खर्च बढ़ा लेंगे। और अगर आपकी इनकम कम होती है तो आप अपना खर्च भी कम करेंगे। यानी कि आय और खर्च में, यानी कि जो आपकी इनकम है और जो खर्चे हैं उसमें प्रत्यक्ष रिलेशन होता है, यानी कि सीधा रिलेशन हो रहा है। इनकम बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, इनकम कम हुई, खर्च कम हुआ, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। आगे बात करें तो देखिए, अगर आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो आपके उपभोग यानी खर्च में वृद्धि होगी। तो ऐसा नहीं है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी तो उतने ही आपके खर्च बढ़ जाएंगे। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो कुछ मात्रा में आपके खर्च भी बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप आज 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, सॉरी, अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, आपने 80 खर्चा किया, 20 बचा। कल को अगर आपकी सैलरी 200 रुपए हो गई तो आप सीधा 160 रुपए खर्च नहीं करेंगे। हो सकता है आप 100 रुपए खर्च करें, हो सकता है आप 120 रुपए खर्च कर दें। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम ज्यादा बढ़ती है, खर्च कम बढ़ते हैं। तो इसी को बोलते हैं एंजल का नियम, यानी कि आय में वृद्धि ज्यादा होगी, खर्च में वृद्धि कम होगी। इसको बोला जाता है एंजल का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार। आज की जो क्लास है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है, कोई इसमें हमारा सिलेबस नहीं है। अर्थव्यवस्था के प्रकार मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांटा है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। जो 2 सेक्टर की अर्थव्यवस्था होती है उसमें सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसे का लेन देन। तो यहाँ पर जो पैसे का लेन देन होगा वो सिर्फ उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में होगा, यानी कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में पैसे का लेन देन होगा बस। तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बोलते हैं 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला है हमारा 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ पर पैसे का लेन देन उपभोक्ता, उत्पादक और सरकार के बीच होगा। यानी कि यहाँ पैसे के लेन देन में तीन जगह पैसा घूमेगा, जिसने सामान बनाया वो, जिसने सामान खरीदा वो, और एक सरकार। यानी कि इसमें क्या होगा, पैसे के लेन देन में सरकार भी शामिल हो जाएगी। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बोलते हैं 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था। अगला है हमारा 4 सेक्टर अर्थव्यवस्था, यानी कि जहां पर पैसे का लेन देन उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार और शेष विश्व के साथ होता है। यानी कि यह है कि पैसे का लेन देन आपके देश में नहीं, आपके देश का विदेशों के साथ भी पैसे का लेन देन हो रहा है। तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बोलते हैं 4 सेक्टर अर्थव्यवस्था। इसी सेक्टर के हिसाब से अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार से और बांट दिया गया है, यानी कि 2, 3 एंड 4 सेक्टर अर्थव्यवस्था के हिसाब से अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार से और बांटा गया है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अगर आपका देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहा है, दूसरे देशों से व्यापार कर रहा है, तो वो है आपकी खुली अर्थव्यवस्था। और अगर आपका देश
किसी दूसरे देश के संग व्यापार नहीं कर रहा है, इसका मतलब आयात निर्यात बंद है, तो वो है हमारी बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट करके पहले तो ये बताना है कि इन 2, 3 एंड 4 सेक्टर अर्थव्यवस्था में से भारत प्रेजेंट में किस सेक्टर की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसमें से अंदाजा लगाइएगा कि इसमें से कौन सा जो सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। देखिए, अगर हम बात करें तो इनमें से हमारी प्रेजेंट में कौन सी अर्थव्यवस्था है। अभी तो हम खुली अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं, लेकिन 1991 से पहले हम बंद अर्थव्यवस्था को फॉलो करते थे, यानी कि हम आयात निर्यात पर ज्यादा फोकस नहीं करते थे। अपना जो सामान था वो अपने देश में ही रखते थे, देश के अंदर घुमाते रहते थे, विश्व से हमारा कांटेक्ट नहीं था व्यापार के मामले में। तो 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी थी क्लोज इकोनॉमी, लेकिन 1991 में जो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके आने के बाद जो है एक एलपीजी योजना लाई गई थी। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि एलपीजी योजना क्या थी। उसके बाद हमने ओपन इकोनॉमी को अपनाया और शेष विश्व के साथ में व्यापार करना शुरू किया। तो ये आज हमारी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास थी और ये बेसिक इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 है, क्योंकि अभी आपका बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म और आपका सिलेबस तुरंत अगली वीडियो से स्टार्ट। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस स्लाइड बाय स्लाइड कवर कराऊंगा, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसकी एक पीडीएफ फॉर्मेट में अपने फोन में रख सकते हैं, जिससे कि अगर आपको नोट करने का टाइम ना मिले तो आप पीडीएफ को ही पढ़ सकें और अपने आप पेपर को दे सकें। ठीक है, तो देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी पहली क्लास इकोनॉमिक्स की समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको इतने सिंपल वे में समझाऊंगा कि आपको कठिनाई तो उसमें नजर ही नहीं आएगी। एकदम खेलते खेलते आप पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, इतना मुझ पर भरोसा रखिए आप। बस डेली इस क्लास से जुड़िए, जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन ये सारे काम आप वीडियो देखने के बाद और एनालिसिस करने के बाद ही कीजिएगा, मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कंटेंट रिलेट नहीं है तो आप जो है स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। तो आपसे मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। तो नमस्कार, जय हिंद।